लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, लाइन ऑफ बेस्ट फिट या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीज होगा बेसिकली जो हम लोगों को सीखना है। एक था मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और दूसरा हो गया आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मूविंग एवरेज के अंदर में दो था कि टोटल नंबर ऑफ एंट्री आपका ऑड हो सकता है, ये टोटल नंबर ऑफ एंट्री आपका इवन हो सकता है। दोनों ही केस को लास्ट क्लास हमने टैकल कर लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट में कैसे क्या करना नहीं करना है। इसमें भी दो मतलब टाइप का हो सकता है। एक सपोज करो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड रहेगा और एक सपोज करो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इवन रहेगा। दोनों के ही अंदर में जो है वो इनिशियल जो थॉट प्रोसेस है वो सेम टू सेम। पहले उसको थोड़ा समझा देता हूँ। इन सारे पार्ट को मैं बोलूँगा कि लिखो मत, एक बार देख लो और डायरेक्टली एक दो एग्जाम्पल पहले मैं यहीं दिखा दूंगा आपको, फिर एक एग्जाम्पल आप जो है वो खुद से करने का ट्राई करना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट का क्वेश्चंस के लिए कि पहले आपको एक 6 कॉलम का इस टाइप का टेबल बनाना है, ठीक है। अब टेबल में क्या क्या रहेगा उसको थोड़ा समझने का ट्राई करो। पहले कॉलम में आपका टाइम स्टैम्प रहेगा, जनरली ये ईयर में दिया हुआ रहेगा आपको। दूसरे कॉलम के अंदर में ऑफिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और टाइम को आप डायरेक्टली टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टी फॉर टाइम टी। और जो भी आपका वैल्यू रहेगा वेरिएबल का उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर में, जैसे क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं सपोज करो कि ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि ईयर हो गया आपका 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उस टाइप से। और नीचे के लाइन में आपको सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है कि सेल्स जो है 2004 में कितना था, 26,000 का, 2005 में फिर से 26,000 का, 2006 में 44,000 का एंड सो ऑन। तो ये डेटा आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये जो दो डेटा आपको मिला है, ठीक है, इसमें से टाइम वाला डेटा जो है वो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा और उस टाइम पीरियड के अंदर में या उस टाइम स्टैम्प के अंदर में जो भी आपको सेल्स का या प्रॉफिट का आपको जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो आपका सेकंड कॉलम में चला जाएगा। फर्स्ट कॉलम का जो भी डेटा है उसको आप मन के अंदर में टी से रिप्रेजेंट कीजिएगा या टी वेरिएबल आप यूज कीजिएगा। सेकंड कॉलम में जो भी डेटा आप फिलअप करेंगे उसको आप वाई वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक। उसके बाद में आता है एक्स वेरिएबल। अब एक्स वेरिएबल का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग टाइप का है। क्या है उसको समझो कि एक्स वेरिएबल इज इक्वल्स टू टी आई माइनस ओरिजिन, जहां पर टी आई का मतलब होगा करेंट ईयर। मान लो कि जैसे ये वाले लाइन को अगर आप देख रहे हो तो इस लाइन के अंदर में टी के अंदर जो भी भरा हुआ है यहाँ पे टी के रो के अंदर में उसको आप अपना टी आई मानो। और ओरिजिन का मतलब होगा आपका कि अगर मान लो कि 7 ऑब्जर्वेशन है आपके ईयर के कॉलम के अंदर, तो मिडिल मोस्ट पोजीशन पे जो भी ईयर रहेगा आपका उसको हम लोग मानेंगे कि ये हमारा ओरिजिन। मान लो कि 7 ऑब्जर्वेशन अगर है तो चौथा पोजीशन पे जो भी ईयर रहेगा ना वो आपका ओरिजिन हो जाएगा एक तरीके से। एक बार फिर से बिगिनिंग से बता रहा हूं, देखो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसके अंदर में आपको करना क्या है कि यू हैव टू बिगिन। पहले तो क्वेश्चन का चेहरा देख लो, क्वेश्चन आएगा कैसा। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इन द क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपका हर बार, ठीक है। और एक इस टाइप का टेबल रहेगा। टेबल के अंदर में आपके पास में दो चीज होगा, ईयर का इन्फॉर्मेशन होगा और उस ईयर के अंदर में आपके पास में सेल्स का या प्रॉफिट का या कोई एक चीज का डेटा आपके पास में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और इससे आपको बनाना है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या होता है, कैसे होता है, इस पर थोड़ा बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि 6 कॉलम का आपको टेबल बनाना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर में आप ईयर का वैल्यूज डाल दीजिएगा जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड कॉलम के अंदर में जो भी वेरिएबल का वैल्यू आपको मिलेगा, सेल्स का, प्रॉफिट का वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा डेटा आपके सेकंड कॉलम में जाएगा। फर्स्ट कॉलम में जो ईयर आप डालोगे उसको आप मन के अंदर में एक बार टी लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। सेकेंड कॉलम में आप जो भी डेटा डालोगे उसको आप मन के अंदर में वाई से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। उसके बाद में आता है एक वेरिएबल एक्स। अब एक्स का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको गिवन नहीं होगा, ये चीज आपको खुद से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है उस बात को समझो। तो एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला आपके लिए रहेगा टी आई माइनस ओरिजिन। टी आई का मतलब हो गया कि जिस लाइन से आप डील कर रहे हैं ना, जैसे इस लाइन से डील कर रहे हो तो इस लाइन में कुछ तो ईयर का इन्फॉर्मेशन फिलअप किया हुआ होगा। तो जो ये इन्फॉर्मेशन फिलअप किया हुआ होगा वो हो गया आपका टी आई यानी कि करेंट ईयर, ठीक है। और ओरिजिन का मतलब हो गया कि ईयर के कॉलम में अगर मान लो कि 7 इन्फॉर्मेशन है, 2001 से लेके मान लो कि 2007 तक दिया हुआ है, तो उस केस में मिडिल मोस्ट पोजीशन पे कौन होगा, 2004 होगा। तो ओरिजिन आपका 2004 हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि इवन नंबर ऑफ डेटा हुआ तब मिडिल मोस्ट पोजीशन कितना होगा, 1 होगा या 2 होगा, 2 होगा। तो उस केस में जैसे मान लो कि 2001 से 2008 तक का डेटा दिया हुआ है, तो कौन कौन आपके हिसाब से मिडिल पोजीशन पे है, 2004 है और 2005 है। तो उस केस में क्या होगा कि 2004 और 2005 का आपको एवरेज लेना पड़ेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा है तो एक ही मिडिल पोजीशन और जो भी मिडिल पोजीशन वही आपका ओरिजिन। अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है तो 2 मिडिल पोजीशन
दोनों में से इंडिविजुअली कोई भी आपका ओरिजिन नहीं है, उन दोनों का आपको एवरेज लेना होगा। मैं दोनों का ही क्वेश्चन आपको बाद में दिखा दूँ, क्लियर मेरे ख्याल में। तो ऑड नंबर होने से मिडिल पोजीशन बस एक, और जो मिडिल पोजीशन है उसका ईयर जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिन। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल पोजीशन 2, और उन दोनों पोजीशन पे आने वाले ईयर्स का एवरेज आपका हो जाएगा ओरिजिन। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ पे। तो इससे आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स को कई बार हम लोग डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन भी कहते हैं। अब डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ओरिजिन का अपना खुद का एक ईयर होगा और आपका एक करेंट ईयर है। अब आपके करेंट ईयर और ओरिजिन के बीच में जो गैप है ना, वही बेसिकली एक्स है, और उस गैप को इंग्लिश में जो है वो डेविएशन कहा जाता है। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर उसके बाद में जो भी एक्स आपके इस कॉलम के अंदर में आएगा, उसी एक्स का आपको करना है एक्स स्क्वायर। फिर आपको इस एक्स के वैल्यू का और इस मान लो कि डेटा के वैल्यू का, वाई के वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो आपको अगले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये 5 कॉलम जो है वो आप एकदम बिगिनिंग में ही खुद से डायरेक्टली फटाफट फिलअप कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम फिर से बता देता हूँ, डायरेक्टली टेबल का टाइम आ जाएगा, आपके ईयर का वैल्यूज। सेकेंड कॉलम में वेरिएबल का वैल्यूज। थर्ड कॉलम के अंदर में डेविएशन लेना है आपको सारे करेंट ईयर का फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का चॉइस अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा है आपके पास में तो मिडिल मोस्ट ईयर, और अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है तो मिडिल मोस्ट ईयर 2 होगा। उन दोनों का आपको लेना है एवरेज। फिर एक्स आने के बाद में एक्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट जो है वो आप अगले कॉलम के अंदर में लिख दीजिए। ठीक है, फिर लास्ट कॉलम जो है वो आप शुरू में नहीं फिलअप कर पाएंगे, इसको थोड़ा लेट से फिलअप किया जाता है। यहां तक सब कुछ क्लियर है मेरे ख्याल में। 99% क्वेश्चन जो आप देखोगे उसमें एक खास चीज हो रहा होगा, चीज से बहुत सिमेट्रिक रहेगा यहाँ पर, एंड यू विल सी कि सिग्मा एक्स का वैल्यू हमेशा 0 आता है जनरली। 1-2 क्वेश्चन हम ऐसा भी करेंगे जिसमें सिग्मा एक्स 0 नहीं आएगा, बट 99% क्वेश्चन में सिग्मा एक्स हमेशा क्या आएगा, 0। सिग्मा वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, एंड दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग सम टोटल ऑफ ऑल द एंट्रीज इन दिस कॉलम। सिमिलरली आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकालना होगा इस कॉलम के सम टोटल से, और सिग्मा एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा इस कॉलम के सम टोटल से। सिग्मा एक्स का जनरली चांसेस है कि वो कितना रहेगा, आपका 0 रहे। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके बाद में देखो क्या करना है आपको। चलो ये सब तो मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। स्टेप 3 को देखो, ये भी बता दिया। अब सीधा आ जाओ आप स्टेप नंबर 4। ये जो आपसे मांग रहा है ना कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड दे दो मेरे को, तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का मतलब होता है इस टाइप का एक इक्वेशन, yt इज इक्वल्स टू a प्लस bx। इस इक्वेशन का वैल्यू मांग रहा है आपसे। ठीक है, जहां पर yt का मतलब होता है ट्रेंड वैल्यू ऑफ द ईयर t। सपोज करो कि t का वैल्यू मैं 2004 लेता हूं, तो yt का मतलब होगा कि 2004 के अंदर में ट्रेंड वैल्यू कितना हो। ठीक है, ए का अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग है, बी का अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग है, दे आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स जिसको हम टेबल के हेल्प से ही जो है वो निकालें। ठीक है, और एक्स जो हो गया ना, वो जो भी ईयर आप यहाँ पे डालोगे उस ईयर का ओरिजिन से डेविएशन हो गया। जैसे सपोज करो कि 2001 से लेके 2007 तक आपके पास में डेटा था, तो मिडिल ईयर कौन सा था आपका, 2004। अब मान लो कि 2001 का अगर मेरे को ट्रेंड वैल्यू चाहिए, तो टी के जगह पर मैं मन में क्या इमेजिन करूंगा, 2001, और 2001 का ओरिजिन से डेविएशन कितना होगा, -3 मेरे ख्याल में, 2001 - 2004। तो इस सिचुएशन में एक्स का वैल्यू आई विल टेक -3। ठीक है, एक्स जो है वो जो टेबल वाला एक्स नहीं था हमारा, ये डेविएशन, ये एक्स वही वाला है, चलेगा। और ए और बी का अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखो कि ए और बी को आपको ना इस टेबल में जो भी वैल्यूज आपने ऑब्टेन कर रखा है, क्या क्या ऑब्टेन कर रखा है, देखो सिग्मा वाई ऑब्टेन की है, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई। इसका वैल्यू तो जनरली क्या आएगा, हर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, बाकी ये 3 वैल्यू होगा आपके पास में। इन 3 के हेल्प से आपका ए और बी का वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, और बी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को भी मैं थोड़ी देर के बाद में, जब मैं आपको एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ये लोग क्यों हो रहा है। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा मान के चलो कि ठीक है, ए निकालने का ये फॉर्मूला होगा और बी निकालने का ये फॉर्मूला होगा, और ये जितना भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वैल्यूज है सारा आपके पास में अवेलेबल होगा। एन का मतलब हो गया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे 2001 से 2007 अगर आप देख रहे हो तो एन का वैल्यू 7 हो जाएगा। 2001 से 2008 देख रहे हो तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। तो इन दोनों की मदद से आप क्या है कि ए ढूंढ लोगे और बी ढूंढ लोगे। ए और बी ढूंढने के बाद में आपके पास में ये इक्वेशन जो है ये ओवरऑल पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा कि आपके पास में ए आ गया, आपके पास में बी आ गया, फिर आपके पास लिखा रहेगा कि वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, और हर ईयर के कॉन्टेक्स्ट में जो एक्स का वैल्यू है वो भी आपको पहले से पता होगा टेबल के अंदर। तो वो सारा का सारा एक्स जो है, जैसे आपके पास में ये वाला पार्ट फील्ड ही है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड, और जो लास्ट कॉलम है वो आप देखो कि वो क्या चीज का कॉलम होता है, वो ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम होता है। ठीक है, अब ट्रेंड वैल्यूज के कॉलम में ऑब्वियसली इक्वेशन तो यही वाला यूज होगा।
फिर मान लो कि इन तीनों के हेल्प से और n के हेल्प से आप a और b ढूंढ लोगे। a और b को ढूंढने के बाद में क्या करना है कि इस इक्वेशन में a और b जब आपके पास में आ गया तो हर साल का जो अपना अपना एक तो x का वैल्यू होगा ये वाला, ठीक है ना, ये x का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पटकना है आफ्टर फाइंडिंग a एंड b। तो पटकने के बाद में क्या है कि इस साल के कंपैरिजन में जो भी ट्रेंड वैल्यू होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एंड ये कैलकुलेशन आपको सारे सालों के लिए करना है और एक एक करके एकदम लास्ट में आप ये 6 कॉलम फिलअप करोगे। हालांकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मेन एग्जाम के अंदर में 6 कॉलम फिलअप करने के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन फिर उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। इवन जो ए और बी का वैल्यूज भी आप देखोगे ना क्वेश्चन के अंदर में, तो वो भी ये विल फाइंड कि कोई बहुत सुंदर वैल्यू नहीं आता, मतलब वैल्यूज ऐसा है कि 1.87, 2.04 और फिर फर्दर उसका कैलकुलेशन करते जाना है करते जाना है करते जाना है। तो चांसेस है कि ट्रेंड वैल्यू आपको पूरे डेटा का ना पूछ के किसी एक पर्टिकुलर ईयर का पूछ ले, ठीक है, बट वो भी ठीक है, अपन सीख तो लेते हैं एक बार पूरे डेटा का, और एक ईयर का पूछा तो अपना ही काम कम हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तो ये आपका मेन क्वेश्चन रहा है। इसके अलावा एक दो और वेरिएशन है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं फिर वेरिएशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो बिगिन करते हैं। पहला वाला एक बार आप लोग लिखो मत, स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूं और फिर आप लोग खुद से करने का ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे ख्याल में क्लियर है आप लोगों को। पहला स्टेप आपका कितने कॉलम का टेबल होना चाहिए बताओ? 6 कॉलम का। एक बार मैं चाहूंगा कि वैसे तो डेटा है मेरे पास में, हम लेकिन मैनुअली थोड़ा करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये आप लोग भी लिखोगे तो लिख लो इसको। देखो ध्यान से, 6 कॉलम का टेबल बनाओ अपने कॉपी में। पहले कॉलम में क्या रहेगा बताओ? टी या फिर ईयर। सेकेंड कॉलम में क्या रहेगा? वाई। थर्ड कॉलम में एक्स इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? टी आई माइनस ओरिजिन, ठीक है। थर्ड कॉलम में एक्स का स्क्वायर। फोर्थ कॉलम में एक्स वाई। वैसे फोर्थ में फिफ्थ पे पहुंच गए क्या? 1 2 3 4 5। और लास्ट वाले में वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स। ऐसे हम एक बार स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी ईयर आपका देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2004 से लेके 2010 तक कंटिन्यूअस ही है। तो देखो क्या हो जाना चाहिए? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड लास्ट वाला 2000, ठीक है। कुछ लाइंस में बना देता हूं ताकि सब कुछ एकदम सीरियल वाइज रहे। आप लोग मोबाइल में कैलकुलेटर भी निकाल के रखो, कैलकुलेशन तो थोड़ा गंदा होगा कहीं कहीं पे एग्जाम में, लेकिन सारा चीज आप लोग को मैनुअली ही करना है। देखिए एक बार, ये ठीक है मेरे ख्याल में। इसके आगे आपको चाहिए होगा ये वाला, तो 26, 26, 44, 42, 26, 26, 44, 42, 108, 120, 166। क्या गड़बड़ हो गया क्या? अरे 26, 26, 44, 42, 108, 120 और 166। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। ये डेटा तो डायरेक्टली इससे कॉपी कर ली, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगा है। अभी अगला स्टेप जो है वो थोड़ा बात कर करके काम करते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन किसको चूज करोगे आप? पहले आप काउंट करो कि इसके अंदर में एंट्री है कितना। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री, तो 7 एंट्री है। तो चौथे पोजीशन पे जो भी साल आपका आया होगा वो टेक्निकली आपका क्या बन जाएगा बताओ? ओरिजिन। तो चौथे नंबर पे 1 2 3 4 नंबर पे मेरे ख्याल में 2007 है। इस टेबल के नीचे आप लिखो हियर n इक्वल्स टू 7, सो ओरिजिन इक्वल्स टू 2007, n इक्वल्स टू 7, हेंस ओरिजिन इक्वल्स टू 2007। लॉजिक यही है कि चौथे नंबर पे जो आ रखा है वो हमारा ओरिजिन। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आओ x वाला कॉलम फिलअप करें, तो क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। ये वाला टी आई माइनस ओरिजिन,
मतलब 2004 माइनस 2007 तो -3, 2005 माइनस 2007 तो -2, 2006 माइनस 2007 -1, 2007 माइनस 2007 0, फिर आगे जाते जाओगे तो 1 2 3 चलेगा यहाँ तक। नेक्स्ट अपने को फिलअप करना है एक्स स्क्वायर, हेल्प करो थोड़ा सा, क्या होगा 9 4 1 0 1 4, चलेगा ये वाला। अगला आपको चाहिए x इंटू वाई, तो सोचो कौन सा को करना है आपको मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो गया आपका x का वैल्यू और ये हो गया उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू, और याद रखना कि x आपका नेगेटिव है तो एंट्री उसका नेगेटिव जाएगा, ठीक है। बोलो क्या होना चाहिए, माइनस, बाकी लोग भी क्रॉस वेरीफाई करते रहना इस कैलकुलेशन को, -78, फिर -52, नेक्स्ट -44, वेरी गुड, 0, नेक्स्ट 108, 480 एंड 14, नहीं ज्यादा बता रहे हो क्या, 248, 240, अच्छा ये 240 होगा, हाँ ठीक है 240 होगा। और नेक्स्ट वाला 3 इंटू 166, 498, चलेगा यहाँ तक। अब जो लास्ट कॉलम है उसको आप अभी फिलअप नहीं कर पाओ क्योंकि आपके पास में इक्वेशन रेडी नहीं, क्लियर मेरे ख्याल में। अब यहां से y वाले का, x वाले का, x स्क्वायर वाले का और xy वाले का सबका सम टोटल कर लो आप। तो y वाले का सम टोटल बताना एक बार अगर किसी का आया है तो। वैसे तो मैं चीटिंग भी कर सकता हूं, अच्छा इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, 532 आना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। xi का जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली सब कुछ अगर अच्छा रहता है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाले का समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 28, सही। फिर समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि कुछ नेगेटिव एंट्रीज भी है और कुछ पॉजिटिव एंट्रीज भी है, ठीक है। 672, सही लग रहा है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसके आगे लिखूं, लेट वाई टी मतलब वाई सब्सक्रिप्ट टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। लेट वाई सब्सक्रिप्ट टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसका आगे लिखो नाउ a is equals to, a is equals to, यहां देखो ये दोनों फॉर्मूला फिर से इन दोनों को याद रखना है। a इक्वल्स टू लिखो आप समेशन y डिवाइडेड बाय n एंड b इज इक्वल्स टू समेशन xy डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर। इसके नीचे लिखना a इक्वल्स टू समेशन y बाय n था ना, समेशन y का आंसर आपका आया था 532 और n का आंसर आया था आपका 7, कितना आ रहा 76। और b इक्वल्स टू फॉर्मूला था आपका समेशन xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। वैल्यूज अगर देखें हम लोग तो 672 बाय 28, ठीक है यहाँ तक। और ये मैंने ना एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसा चूज किया कि वैल्यूज बहुत सुंदर सुंदर आए, बट जनरली आप इतना सुंदर वैल्यूज एक्सपेक्ट करना मत। जनरली हमेशा ये जो दोनों वैल्यू आता है वो कुछ ना कुछ बहुत ही घटिया सा डेसिमल में आता है, लाइक 1.08 1.72 उस टाइप से। चलेगा यहाँ तक सब कुछ। इसके आगे लिखो हेंस वाई टी ट्रेंड वैल्यू इज इक्वल्स टू 76 प्लस 24x, 76 प्लस 24x। अब इस चीज को थोड़ा समझो कि ये जो वो मांग रहा था ना मेरे से कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बता दो, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जो है वो ये है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड पूछ के छोड़ दे तो यहां पर आपका आंसर दी एंड, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आप फर्दर देखो कि फर्दर और क्या मांग रहा है आपसे कि टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ट्रेंड वैल्यूज अगर टेबुलेट करना है देन आपको ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको भी पूरा फिलअप करके देना पड़ेगा। अब ये कॉलम फिलअप करने का तरीका क्या है उस चीज को थोड़ा समझो। जैसे इसके अंदर सबसे पहला एंट्री कौन से साल के रेस्पेक्ट में आप डालोगे, 2004 के लिए लिखो फॉर। अब ये चीज आपको ऐसे ही मैन्युअली लिखते जाना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखो फॉर 2004, फॉर 2004 x इक्वल्स टू कितना है 2004 का x -3, और x का मतलब क्या है यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन,
ठीक है ना, डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन। लिखो देयरफॉर yt इज इक्वल्स टू, yt मतलब अभी मैं फिलहाल 2004 के लिए yt निकाल रहा हूं। हाँ, 2004 के लिए yt विल बी इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, 76 प्लस 24 टाइम्स ऑफ -3, सो दिस इज इक्वल्स टू 76 माइनस 72 कितना आ जाएगा 4। ये आपका ट्रेंड वैल्यू। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। इसके बाद फिर से लिखो फॉर 2005, फॉर 2005 x इक्वल्स टू, पिछली बार -3 था, इस बार कितना हो जाएगा -2, x इक्वल्स टू -2, और इसके आगे लिखो yt इज इक्वल्स टू, yt इज इक्वल्स टू 76 माइनस 24 इंटू -2, सो 76 माइनस 48 कितना आ जाएगा 28। क्लियर मेरे ख्याल में। और अब सारा नहीं करते हैं, एक बार समझ में आ गया मेरे ख्याल में, तो एक एक करके धीरे धीरे आपको ये मिल जाएगा। और लास्ट में देखो कि जो आपका टेबल है वो देखो ऐसा दिखेगा। जैसे अब ये भी आपको क्या मिला बताओ, पहले वाले में शायद आपको 4 मिला, नेक्स्ट वाले में आपको 28 मिला, और इसी तरीके से जब आप पूरा कंटिन्यू करोगे तो इस कॉलम का सारा वैल्यूज आपको एक एक करके मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कैसे जो है वो ट्रेंड वैल्यूज का जो कैलकुलेशन करना है बाय लाइन ऑफ बेस्ट फिट या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। रिपीट करना किसी पार्ट बुक की हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल। आगे बढ़े फिर यहाँ से। अच्छा, अगला टाइप का क्वेश्चन देखो क्या होता है, और कैलकुलेशन आप देखो कि जैसे मैंने आपको समझाया इस तरीके से आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला। अगला एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें डेटा शायद इवन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 है इस बार। ठीक है, मैं आऊंगा उसमें, वैसा है वो थोड़ा अलग है, लास्ट में क्वेश्चन लेगा उससे। एक चीज नोटिस करो आप लोग, देखो अभी फिलहाल जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उन सारे के अंदर में ईयर्स यू विल फाइंड की कंटिन्यूअस गैप नहीं है उनके बीच में। ठीक है ना, लेकिन लास्ट में भी क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसके अंदर में गैप होगा। जैसे ये वाला देखो आप 2010 के अंदर 12, 12 के अंदर फिर कंटिन्यूअस हो गया 13, 13 के अंदर 14, 15, 16, 16 के अंदर फिर सीधा 19। अब इसमें क्या है कि आके पूरा मेथड ही चेंज हो जाता है। आएंगे इस पे धीरे धीरे, पहले अपन इसको करते। क्लियर है मेरे ख्याल में। ऑड नंबर ऑफ ईयर वाले में अब कोई डाउट नहीं है। इवन वाले में आई विल से कि एक बार आप कुछ लिखो मत, पहले मेरे को बोलने दो, सुन लो अच्छे से, उसके बाद में लगा के लिखना चाहिए तो लिख लेना आपको। ठीक है, इसमें एक मेथड जो है वो तो मान लो कि जो आपको सिखाया अभी मैंने वो सेम मेथड ही कंटिन्यू होता है, बस एक चीज आपका चेंज होगा कि ओरिजिन कैसे चूज करो। लाइक ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज अगर आपके पास में है तो ओरिजिन को लेके कोई माथा पेची नहीं, मतलब एक ही मिडिल पोजीशन होगा, उसमें जो ईयर भरा हुआ है वही आपका ओरिजिन हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ एंट्रीज है तो मिडिल पोजीशन टेक्निकली आपके पास में होगा तो, और ओरिजिन का जो वैल्यू होगा वो उन दोनों पोजीशन का क्या हो जाएगा एवरेज। और ये एवरेज लेने के चक्कर में क्या होगा कि ओरिजिन आपका चला जाएगा डेसिमल। जब भी ऐसा कंटिन्यूअस है और आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव का आप अगर एवरेज लेते हैं तो वो हमेशा आपका कुछ ना कुछ डेसिमल नंबर आ जाएगा, और वो डेसिमल नंबर आने के चक्कर में ये कैलकुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल मेथड से अगर आप जाते हो तो वंस अगेन यू आर सपोज टू बिगिन विथ 6 कॉलम टेबल, 1 2 3 4 5 6 कॉलम। छठा कॉलम एकदम लास्ट में फिलअप होगा, शुरू में फिलअप नहीं होगा। शुरू में ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मिडिल पोजीशन होगा क्योंकि 6 एंट्री है, तो 1 2 3 4 5 6 मिडिल पोजीशन 7 और 8 दोनों है। तो ओरिजिन का जो चॉइस होगा आपका वो होगा 7वां, मतलब 2007 और 2008 का एवरेज, जो कि हो जाएगा आपका 2007.5। और ये 0.5 के चक्कर में क्या है ना कि आपका एकदम जीना हराम हो जाएगा। अब वो 0.5 के चक्कर में फिर से सेम काम करना है। x का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए डेविएशन, तो आप डेविएशन ले लो। डेविएशन लोगे तो आप -2.5, -1.5, -0.5, 0.5, 1.5, 2.5। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका स्क्वायर, तब ये पॉइंट में है, पॉइंट का स्क्वायर। फिर उसके बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो पॉइंट में तो उस हिसाब से ये सभी पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। उसके अंदर फिर वही इसका सम टोटल, इसका सम टोटल जनरली अगर ईयर कंटिन्यूअस है तो इट विल ऑलवेज बी 0, चाहे इवन हो चाहे ऑड। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स के स्क्वायर का सम टोटल, एक्स वाई का सम टोटल। फिर इसके बाद में क्या है कि ट्रेंड इक्वेशन को आप अज्यूम कर लेंगे कि y इज इक्वल्स टू, मतलब खुद से ही मान लेंगे हम लोग कि yt इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे लिए a प्लस bx। फिर से वही सेम फॉर्मूला कि a के लिए रहेगा समीशन y डिवाइडेड बाई n। अभी टेबल के अंदर से आप समीशन y देख लो कितना है, n देख लो कि कितना था, कितना एंट्री था, 6 एंट्री था, और समीशन y का वैल्यू 60 है तो 60/6 आंसर आ जाएगा 10। फिर b के लिए वापस से वही सेम फॉर्मूला समीशन xy डिवाइडेड बाय समीशन x स्क्वायर। समीशन xy का वैल्यू भी आपके पास में टेबल से आ जाएगा और समीशन x स्क्वायर का वैल्यू भी आ जाएगा।
फिर लेकिन वही है कि देखो घटिया वैल्यू आएगा और ये घटिया वैल्यू उसमें पटक दो तो आपके पास में ट्रेंड लाइन आ गई। अब अगर क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ आपसे ट्रेंड का इक्वेशन पूछा है, जैसे इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, बस यहीं पे अगर क्वेश्चन खत्म हो जाता तो ये इक्वेशन निकालने के बाद में आपका आंसर भी खत्म, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर में आगे भी बोला हुआ कि टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ट्रेंड वैल्यूज अगर टेबुलेट करना है मतलब फिर क्या है कि ये कॉलम फिलअप करना पड़ेगा आपको, और हर ईयर के रेस्पेक्ट में वाईटी का वैल्यू क्या होना चाहिए वो आपको मैनुअली इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि ये इक्वेशन आपका रेडी हो गया। उसके अंदर हर साल के कॉन्टेक्स्ट में आपके टेबल में पहले से एक्स का वैल्यू पड़ा हुआ होगा, वो एक्स का वैल्यू उठा के क्या क्या इस इक्वेशन में डालते जाओ। और यहाँ पर फिर से रिपीट कर दूं कि एक्स का मीनिंग क्या है, डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन, वट एवर यू हैव टेकन ओरिजिन और जो भी आपका करेंट ईयर है उन दोनों के बीच का जो गैप है दैट विल बी नोन एज एक्स। तो वो एक्स उठा के फिर से इसमें पटको, सॉल्व करो, आपका ये आंसर्स आएगा। इन आंसर्स को उठा के इसमें फिर से फिट कर दो। वैसे मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस टाइप का होना चाहिए कि ट्रेंड इक्वेशन फाइंड कर लो और फिर इन सारे में से कोई एक पर्टिकुलर ईयर बता दिए कि उसका ट्रेंड वैल्यू क्या होगा। ये इनफैक्ट बदमाशी करने के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि टेबल के अंदर में मान लो कि 2010 पे सब कुछ खत्म हो जा रहा है ना, आपको बोलेगा कि फाइंड करो 2015 का ट्रेंड वैल्यू क्या होगा। टेबल 2010 पे खत्म हुआ लेकिन ट्रेंड वैल्यू आपसे पूछेगा किसका, 2015 का। तो वो भी कोई बहुत टफ काम नहीं है। जैसे आप ये जो एक्स कैलकुलेट कर रहे थे ये कौन से आइडिया से कर रहे थे, करेंट ईयर जिस ईयर में आपको बात करना है माइनस जिसको आपने ओरिजिन लिया है। अब अगर 2015 पे आपको बात करना है तो आपके लिए एक्स का वैल्यू 2015 के हिसाब से क्या हो जाएगा, सोचो 2015 माइनस 2007.5, तो उसके हिसाब से 2015 का एक्स आ जाएगा आपके पास। वो एक्स उठा के आप इसमें डाल दो तो आपको उसका ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे पीछे का भी अगर पूछे तो कोई टेंशन वाला बात वैसे है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, एमएल में तो यही वाला मेथड दिया हुआ है, लेकिन इस मेथड से हुई कि आपका थोड़ा सा हालत खराब हो जाए, कैलकुलेशन एक्सट्रीमली ज्यादा हो जाता, मतलब हर जगह आपको डेसिमल फेस करना है। अब इस चीज को थोड़ा सा इजी करने के लिए एक तरीका है, जिस तरीके में आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 के जगह 7 कॉलम बनाना, ठीक है। तो मैं सेकंड मेथड पे भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ इवन एंट्रीज के केस में ही यूजफुल है। ऑड एंट्रीज में तो मतलब कि वही मेथड अच्छा है, उसी से आराम से आंसर आ जाता है। इवन वाले में आप एक काम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम तो आप क्वेश्चन से फिलअप कर लो, सेकंड कॉलम भी आप क्वेश्चन से फिलअप कर लो, यहाँ तक कोई टेंशन वेंशन नहीं है। थर्ड कॉलम में क्या करो आप कि आप फॉर्मुला तो वही वाला लगाओ जो यहाँ लगा रहे थे, टी आई माइनस 2007.5, ठीक है, क्योंकि वापस से आपका जो ओरिजिन है वो तो यही वाला होगा, ठीक है यहाँ तक। लेकिन इसको आप ना एक्स मत बोलो, डोंट से कि ये एक्स है, आप ये डेविएशन हो गया आप, और आप क्या करो कि डेविएशन का डबल कर दो। तो यू विल सी कि ये सारा का सारा जो पहले डेसिमल में हुआ करता था ना वो इमीडिएटली इंटीजर में चेंज हो जाएगा, और डबल करने के बाद में जो भी कुछ आएगा ट्वाइस ऑफ डेविएशन उसको आप अज्यूम कर लो कि आप इसको एक्स मान के चले। और फिर से रिपीट कर दूं कि ये आइडिया कहाँ यूज करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ एंट्रीज वाले सिचुएशन, ठीक है मेरे ख्याल। इसको एक्स मान लो आप, और फिर इसको एक्स मान के जो भी आप पहले करते थे वही सब करो, एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स वाई निकालो। एक्स स्क्वायर करते समय भी ऑब्वियसली एक्स जिसको माना है उसका स्क्वायर करना है, एक्स वाई करते समय भी जिसको एक्स माना है और जो आपको वाई दिया हुआ है उन दोनों का प्रोडक्ट लेना। आप देखो यहाँ पर -25 लिया, ठीक है मेरे ख्याल। फिर ये लेने के बाद में आगे का काम सेम टू सेम, कोई टेंशन वाला बात नहीं। आराम से आप ए निकालो समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, और आप बी निकालो समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इस सिचुएशन में क्या होगा देखो कि ए तो आपका सेम रहेगा क्योंकि वो वाई और एन पे डिपेंड करता है, उसको तो आपने छेड़ा ही नहीं है, एक्स तो है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन आपका बी जो है वो टेक्निकली चेंज हो जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस मेथड, ठीक है ना। प्रीवियस मेथड में बी कितना आ रहा था आपका 2.17, इस बार लेकिन बी आपका कितना आ रहा है 1.08। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस से जब आप ट्रेंड वैल्यू से कैलकुलेशन करोगे ना तो यू विल सी कि ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा। ये आपका बी आ गया, ये आपका ए आ गया, उसके बाद में आपका जो ट्रेंड इक्वेशन है, ट्रेंड लाइन, वो टेक्निकली ऐसा हो गया, ठीक है। और उसके अंदर फिर से वही है कि इस बार 2005 के लिए, जैसे पिछली बार एक्स क्या था आपका, एक्स तो अलग था 2.5 था, इस बार आपका 2005 के लिए एक्स कितना हो जाएगा -5। और जब फिर ये वाला एक्स इसमें आप बिठाते हैं तो ऑलमोस्ट आप देखिए कि 4.6 से निकल के आता है। पिछले बार भी आप देखेंगे तो 4.58 आ रहा था, इस बार थोड़ा सा आगे पीछे चला गया, बट इतना जो है वो एक्सेप्टेबल है बात समझ। लेकिन ये करने से क्या है कि एटलीस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा इजी हो गया, लेकिन एटलीस्ट टेबल फिलअप वाला जो पार्ट है वो आपका थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। और उसके बाद में मानो कि ठीक है यहाँ कुछ आएगा और ट्रेंड वैल्यूज में जो है वो आपको मेहनत ज्यादा लगेगा, ठीक है, बट ये मेहनत तो वहां भी करना ही था। एटलीस्ट टेबल वाला पार्ट भी अगर इजी हो रहा था, आई विल से इट इज गुड। आया समझ मेरे ख्याल। इसको रिपीट करूं कि ये हो जाएगा पक्का। इसको खुद से करने का ट्राई करोगे तो आई विल से कि चलो स्टार्ट करते हैं। आप इसको सेकंड वाले मेथड से एक बार ट्राई करो खुद से करने का, फिर मैं टेबल कंपेयर करा दूंगा कि सबका सेम आ रहा है कि नहीं।
देखो एक बार फिर थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि क्वेश्चन के अंदर में जो टेबल था ये वाला, इसमें सोल्यूशन थोड़ा अलग टेबल है, क्वेश्चन को मैंने उसके हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। चलें आगे। अच्छा आगे देखो, अब इसके बाद में जो है वो सबसे धुआंधार चीज सीखना है आपको, वो है ये वाला, इसको पढ़ो और इसमें जो है वो चेंज को नोटिस करो कि चेंज क्या है। एक तो ईयर कंटिन्यूस नहीं है, प्लस जो गैप भी है वो गैप भी यूनिफॉर्म नहीं है कि कहीं 2 साल का और कहीं पर कितना साल का है, 3 साल का, ठीक है मेरे ख्याल में। एक बार फिर से पेन छोड़ दो और अच्छे से आप मेरे को करते हुए देखो, पहले इस चीज करूं, स्टार्ट करूं। बिगिनिंग आपका सेम ही रहेगा, ठीक है ना। पहले काउंट कर लो कि एंट्री कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री है, तो ऑड एंट्री हो, तो आप जो नॉर्मल तरीके से करते हो वैसे कर सकते हो उसको। तो पहला आपका ईयर हो जाएगा, दूसरा आपका वाई हो गया, तीसरा आपका डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन। 7 एंट्री अगर है तो 1 2 3 4 नंबर पे जो भी कोई होगा वो मान लिया जाएगा कि वो ओरिजिन, ठीक है। तो 2014 को जो ओरिजिन मान लिया और डेविएशन आप कैलकुलेट करोगे तो इस टाइप का कुछ ना कुछ आएगा। फिर से एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट वाले में एक्स इंटू वाई, ये सीएल से इंटू डेविएशन छोड़ो, आप एक्स इंटू वाई आता, ठीक है मेरे ख्याल। अब इसके बाद वाला तो क्या है कि हम पहले ये चूज करेंगे कि वाई टू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए प्लस बी एक्स, और यहाँ से ए और बी पहले ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद ये वाला काम करेंगे। अब लेकिन चक्कर क्या है, देखो कि पिछले दोनों क्वेश्चन में एक खास चीज दोनों बार ही हो रहा था, वो था कि समेशन एक्स का वैल्यू कितना आ रहा था आपका 0, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ए का ये वाला फॉर्मूला और बी का ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर पा रहे थे, ये चीज ध्यान रखो। जब कभी भी किसी भी टेबल में अगर सपोज करो कि समेशन एक्स का वैल्यू 0 नहीं आ पाया ना, तो इमीडिएटली आप ऐसा समझो कि ये दोनों फॉर्मूला वैलिड नहीं हो। क्यों नहीं वैलिड होगा, मैं आपको समझाता हूं। जो आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, सोचो एक बार। y इज इक्वल्स टू, बोलो, a प्लस ऐसा है, ठीक है मेरे ख्याल। अब आपको करना क्या है, देखो ये मतलब थोड़ा सा अटपटा सा चीज है, शायद समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आप कोशिश करो। आपको समेशन अप्लाई करना है इसके, तो समेशन y इक्वल्स समेशन a प्लस समेशन ऑफ b टाइम्स ऑफ x जैसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी समेशन y का तो कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, वेरिएबल है, अलग अलग एंट्री होगा, ठीक है ना, और सारे एंट्री का सम टोटल चाहिए आपको समेशन y। a का क्या है, देखो a तो खुद कांस्टेंट है, ठीक है ना, a तो कोई मान लो कि ऐसा है नहीं कि वेरिएबल नंबर है। तो एक्चुअली होगा क्या कि जितना एंट्री होगा ना आपके टेबल के अंदर में, a उतने बार ही खुद में ही ऐड होता रहेगा, इसमें कुछ वेरिएबल तो है नहीं। मान लो कि 7 एंट्री, तो आप क्या करोगे, समेशन a का मतलब आपके लिए क्या हो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 7 टाइम्स, तो ये टेक्निकली क्या चीज में चेंज हो जाएगा, 7a में चेंज हो जाएगा। मान लो कि 8 एंट्री है, तो a प्लस ए कितने बार, 8 बार। अब सपोज करो कि थोड़ा जनरलाइज करेगा चीज को, तो मान लो कि n एंट्री है आपके पास, तो क्या हो जाएगा इसका, n इंटू ए हो जाएगा मेरे ख्याल, तो ये हो जाएगा टेक्निकली आपका n इंटू ए, और प्लस b कांस्टेंट है लेकिन x वेरिएबल है, तो जब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का सिचुएशन होता है तो कांस्टेंट बाहर, अंदर मिलेगा आपको समेशन ऑफ x। क्लियर। अब जनरली जो हम क्वेश्चंस देखेंगे उसमें ये समेशन ऑफ x वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ठीक है, तो उसके चक्कर में ये पूरा का पूरा टर्म ही वैनिश हो गया, और ये वैनिश हो जाने के बाद में आपको मिल जाएगा कि समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ a, और यहाँ से a इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, समेशन y डिवाइडेड बाई सॉरी n, ये मिल गया आपको a का वैल्यू। और इसीलिए ये फॉर्मूला मस्त अपना फटाफट लगा पा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी लगा पाओगे जब समेशन x का वैल्यू टेबल के हिसाब से क्या आ रहा होगा आपका से, लेकिन अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो फिर तो ये वाला चीज वैलिड नहीं आया, बात समझ। सिमिलरली जो b का वैल्यू है वो देखो वो कैसे निकलता है, उसको भी थोड़ा समझो। b के वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन के लेफ्ट राइट दोनों में हम x पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है मेरे ख्याल में xy इज इक्वल्स टू ax प्लस b टाइम्स ऑफ आई विल से x का स्क्वायर, ठीक है। और फिर से आपको सेम ड्रामा करना है, समेशन अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ xy इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ax और प्लस समेशन ऑफ क्या, b टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब इस बार भी आप देखोगे कि इसमें तो दोनों वेरिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट होगा, खुद में ऐड होता जाएगा, तो इसमें समेशन ब्रेक करने का कोई लॉजिक नहीं है, जैसा है ये वैसा ही रहेगा। तो ये पार्ट आपका रह गया समेशन ऑफ xy, दिस इज इक्वल्स टू a इज कांस्टेंट, बाहर चला जाएगा वो, और यहाँ बचेगा आपके पास में समेशन ऑफ x, b इज कांस्टेंट, बाहर चला जाएगा वो, यहाँ बचेगा आपके पास में समेशन ऑफ x स्क्वायर। अगेन इफ आई अज्यूम द फैक्ट कि ये वाला चीज तो भैया हो जाएगा 0, अगर मैं ये चीज अज्यूम करके चलूं तो उस केस में वापस से ये पूरा टर्म ही वैनिश हो गया यहाँ से, और यहाँ से आपको b का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ, समेशन ऑफ xy डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है।
तो इन केस अगर आपके टेबल के अंदर समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू यानी कि समेशन ऑफ ऑल द डेविएशन का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो फिर आपको क्या है ना कि ये पूरा प्रोसेसिंग को देखने का, समझने का, करने का कोई मतलब ही नहीं। आप डायरेक्टली इस रिजल्ट पे जंप कर सकते हैं कि अच्छा ए ये आएगा और बी ये आएगा। लेकिन सपोज करो कि अगर समेशन एक्स का वैल्यू 0 ना हो तो उस केस में क्या है कि आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिजल्ट आया ही है इस बात के एजम्पशन से कि समेशन एक्स का वैल्यू टेक्निकली क्या हो रहा होगा 0। ठीक है, अब लेकिन अगर समेशन एक्स से 0 नहीं हो रहा तो भैया फिर कैसे सोच रहे हैं? तो फिर क्या है कि आपको ये सारा का सारा प्रोसेसिंग जो है ना वो मैनुअली करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो देखने में कैसा होगा चीज, उसको थोड़ा समझते हैं। अब मान लो कि ये 0 नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस केस में ये इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, उस केस में ये इक्वेशन देखने में कैसा रह जाएगा बताओ, ए बाहर समेशन ऑफ एक्स, और ये वाला भी मेरे ख्याल में फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, और ये इक्वेशन के अंदर में ये टर्म गायब नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा बी इंटू समेशन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब अगर समेशन एक्स से 0 नहीं हो रहा है तो ये इक्वेशंस फर्दर उस आइडिया से सिंप्लीफाई तो नहीं, तो ये इक्वेशन का जो मैक्सिमम लेवल है वो यहीं पे जाके रुक जाएगा। और इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमको मैनुअली ए और बी सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे मैनुअली ए और बी सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका काइंड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। सरप्राइजिंगली यू विल सी कि ए बी को छोड़ के बाकी सारा चीज आपको टेबल में मिल जाएगा। सोच के देखो, जैसे इसको देखते हो आप तो समेशन वाई है टेबल में आपके पास, एन है आपके पास में नंबर ऑफ एंट्रीज, समेशन एक्स है टेबल में आपके पास, फिर यहां पर आप देखो तो समेशन एक्स वाई है टेबल में आपके पास, समेशन एक्स है आपके पास टेबल के अंदर, और समेशन एक्स स्क्वायर भी है आपके पास टेबल के अंदर। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक सब कुछ। तो वो सारा का सारा वैल्यू आप टेबल से उठा के कॉपी करके इसमें डाल, और डालने के बाद में क्या होगा कि यू विल गेट टू लीनियर इक्वेशन इन ए एंड बी, और उस लीनियर इक्वेशन को फिर क्लास 10 के मेथड से अपना सॉल्व कर लो, और वहां से फिर आपका ए आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। तो ए बी आने के बाद फिर आप आराम से क्या अपना पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। चलिए, तो मेरे ख्याल में आइडिया समझ में आ गया। अब इसी आइडिया को थोड़ा सा इसमें वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई यही काम हुआ है कि नहीं। तो पहले तो आपको वही 6 कॉलम का टेबल, पहला एंट्री क्वेश्चन में मिल जाएगा, दूसरा का एंट्री क्वेश्चन में मिल जाएगा, तीसरे वाले में थोड़ा सा माथा लगाना है कि नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करो, पहले कितना था यहाँ पे 7, मिडिल मोस्ट चौथा पोजीशन, उसके हिसाब से 2014 हो गया आपका ओरिजिन, डेविएशन निकाल लिया, डेविएशन का स्क्वायर निकाल लिया, और x इंटू वाई भी निकाल लिया आराम से यहाँ पे। उसके अंदर ये कॉलम अभी फिलअप नहीं कर पाओगे। अब ए और बी ढूंढने के लिए इक्वेशन तो वही वाला अज्यूम करोगे, मतलब वाई सी नहीं, यहाँ पर आप वाई टी करते, ठीक है ना, इक्वेशन तो यही वाला रहेगा। ए बी ढूंढने के लिए क्या होगा, देखो कि डायरेक्टली आप इन इक्वेशंस का यूज करें। ठीक है, और ये इक्वेशन आया कहां से है उसका प्रूफ मैंने आपको इसमें दिखा दिया कि एक तो जो डायरेक्ट इक्वेशन है उस पर आप समेशन एक बार अप्लाई कर दो, और दूसरा मेन इक्वेशन पे आप एक बार क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटू एक्स करेंगे, और इंटू एक्स करने के अंदर जो निकलेगा उस पर समेशन अप्लाई करें। हालांकि अगेन प्रोसेसिंग दिखाने की कोई दरकार नहीं है, इक्वेशंस को आप डायरेक्टली याद करें। ठीक है, तो इन इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। इसके अंदर में टेबल से क्या किया, देखो सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। एन आपका 7 था, समेशन वाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 490, समेशन एक्स 1, समेशन एक्स स्क्वायर 51, और एक्स वाई का वैल्यू 108। वापस से हो सकता है यार कि टाइपिंग के अंदर में कुछ एरर हो गया हो, बट आप उसके लिए कंफ्यूज मत हो। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में ये सारा का सारा। फिर ये उठा के आप दोनों इक्वेशन जब पटकेंगे तो एक इक्वेशन आपको ऐसा मिलेगा, एक इक्वेशन आपको ऐसा मिलेगा। अब एलिमिनेशन मेथड हम लोग सबको आता है, तो इसमें ए के बगल में 7 देख रहा हूँ तो इसको भी जानबूझ के 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो उससे मान लो कि बी का आंसर आ गया, बी का आंसर उठा के किसी एक में डाल दिया तो ए का आंसर आ गया। और ए और बी दोनों का ही का आंसर आप देखो कि बहुत ही बेकार सा है। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगा इमीडिएटली आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन, और ट्रेंड लाइन का इक्वेशन मिलने के बाद में तो आइडिया इज सेम कि हर साल के लिए जो जो मानो कि आपके एक्स का वैल्यू आ रखा है एक एक करके उसको बिठाते जाओ और आपको सारा का सारा ट्रेंड वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला कैलकुलेशन वो आपसे नहीं करवाएगा, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का ही पूछेगा। ठीक है, और वो ईयर जरूरी नहीं कि टेबल के अंदर ही, टेबल के बाहर का ईयर भी हो सकता है। ठीक है, और आज ही वो क्वेश्चन तो भी मैं लेके नहीं आया हूँ, हो सकता है कि मैं शाम को आपको दिखा दूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे इसका आप ट्रेंड वैल्यूज का इक्वेशन बना लिए, टेबल बना लिए, सब रेडी है आपका, और 2019 तक का तो इसमें दिया हुआ है। मानो कि आपसे मैंने पूछ लिया 2026 का ट्रेंड वैल्यू क्या होगा, तो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। 2026 के लिए आप क्या कि 2026 माइनस 2014 कर लो, 12 साल आ गया, मतलब 12 साल नहीं आया, सॉरी 12 साल नहीं है, 12 क्या है, 12 गैप ओरिजिन और करेंट ईयर का, तो 12 उठा के आप डाल दो अपने ट्रेंड इक्वेशन के अंदर। ट्रेंड इक्वेशन तो तैयार है ना आपका, इस इक्वेशन में आप डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है देखो कि वो आपको बोलेगा कि टेबल प्रिपेयर करो, गलत बोल रहा था कि मैं कुछ,
ठीक था सब कुछ। कभी कभी क्या होता है कि काउंटर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको टेबल दे देगा, बोलेगा कि आप ट्रेंड लाइन ढूंढो इसका, ट्रेंड लाइन ढूंढने के बाद में आपको ट्रेंड वैल्यू बता देगा और पूछेगा कि ये ट्रेंड वैल्यू कौन से ईयर में हो सकता है बताओ, आया बात समझ। तो उसमें भी आपको ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा आइडिया है वो मैं शाम को आपके साथ में शेयर कर लूँ। जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ अभी, वाई टी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ, ए प्लस बी एक्स। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना वो ये है कि आपको साल बता देगा, उस साल के रिस्पेक्ट में आपसे वाई टी पूछ लेगा। तो ए और बी तो आपको पहले से मिला हुआ रहेगा, साल अगर मैं बता दूं आपको तो साल माइनस जिसको भी ओरिजिन चूज किया वो आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा, उठा के इसमें डाल दो आपको ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा। ट्रेंड वैल्यू लेकिन अगर दिया हुआ रहे और आपसे सपोज करो कि एक्स पूछा मतलब ईयर पूछा हुआ रहे, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन क्या करना होता है उस बात को थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को ऐसे चेंज कर लेना कि वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स का अंडरस्टैंडिंग क्या है आपके लिए इस टेबल के कॉन्टेक्स्ट में। एक्स का अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में है करेंट ईयर माइनस 2014, राइट। बस आप ये चेंज कर दे, ये चेंज जब आप कर दोगे तो उसके बाद में वाई टी अगर आपको दिया हुआ है तो बिठाओ आराम से, फिर सब कुछ तो पता ही है आपको, ए पता है बी पता है, सॉल्व करोगे तो करेंट ईयर निकल जाएगा। नहीं आया समझ, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि आपको जो है वो साल दिया हुआ रहेगा, ट्रेंड वैल्यू पूछेगा, दैट इज ओके। साल दिया हुआ तो उसके हिसाब से एक्स अपना मॉडिफाई करके निकाल लो, डाल दो इसमें, सॉल्व करो, ट्रेंड वैल्यू आ गया। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कोई एक ट्रेंड वैल्यू ही बता दे आप और पूछे कि ये ट्रेंड वैल्यू कौन से ईयर में ऑकर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि एक्स को एक्स रख के फायदा नहीं है, फिर आप एक्स को जो फॉर्मूला था एक्स का उससे चेंज कर दो कि करेंट ईयर माइनस जिसको भी ओरिजिन चूज किया है, फिर आप ट्रेंड वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर में, सॉल्व करो, टीआई का आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। शाम को मैं ये क्वेश्चन भी जो है वो एक आप लोगों को दिखा दूंगा एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें इतना ही था बस, ठीक है। चलो अभी के लिए तो